गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। इसे शॉर्ट में हम पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं। यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आपके आगे के जो चैप्टर हैं जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है एंड एफ ब्लॉक है वो अच्छे से हो जाएंगे। यानी ये चैप्टर आपका जो बेसिक पार्ट है उसको मजबूत करने में हेल्प करेगा आपकी। तो बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट एटीन ग्रुप एंड 7 पीरियड के अंदर एक वेल मैनर में अरेंज है। तो हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि इनको अरेंज किया कैसे होगा, इन्हें अरेंज करने के पीछे कौन कौन से साइंटिस्ट के क्या क्या एफर्ट्स रहे होंगे। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। यानी आज हम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो बात है नियर अबाउट 1800 की। उस टाइम 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। अब आपको पता है 31 एलिमेंट्स हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, तो उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस टाइम एक डोबेरेनियर नाम के जर्मन साइंटिस्ट हुए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनको ग्रुप में डिवाइड कर दें ताकि इनको मेमोराइज करना आसान हो जाए। तो उन्होंने इसके लिए एक लॉ दिया जिसे डोबेरेनियर ट्राइड के नाम से हम जानते हैं। ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करना शुरू किया। यानी अगर हम कहें कि क्लासिफिकेशन की जो फर्स्ट अटेम्प्ट थी वो डोबेरेनियर ने की थी। अब इस लॉ में क्या था, जैसे नाम ही बता रहा है डोबेरेनियर ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट के ग्रुप बना दिए। और वो 3 एलिमेंट कौन से थे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। यानी डोबेरेनियर ने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले 3 एलिमेंट के ग्रुप बना दिए। तो हम ये लिख सकते हैं ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब दूसरी इसकी खासियत क्या थी, मान लो कि 3 एलिमेंट है ए, बी एंड सी। हमने ये 3 एलिमेंट माने। इनमें जो मिडल एलिमेंट है बी, इसका एटॉमिक वेट बाकी 2 एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। यह बात डोबेरेनियर ने कही। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ बी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल। हम अप्रोक्सीमेट इक्वल कहेंगे किसके होगा, एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस सी बाय 2। यानी इनके 2 पॉइंट थे। पहले तो इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट के ग्रुप बना दिए जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। दूसरा, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एटॉमिक वेट है मिडल एलिमेंट का वो बाकी 2 एलिमेंट के एटॉमिक वेट के अरिथमेटिक मीन के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। अब इन्होंने जो एग्जांपल दिए ट्राइड के, जो फर्स्ट एग्जांपल था वो था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक वेट आपको पता ही है 7 होता है। पोटेशियम का 39 होता है। तो मिडल एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इन दोनों के एटॉमिक वेट के अरिथमेटिक मीन के इक्वल होना चाहिए। चेक करते हैं, जैसे 39 + 7, यहां चेक कर लेते हैं, 39 + 7 बाय 2, 46 बाय 2 23। यानी हमें पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 23 होता है। यानी इनके ट्राइड में यह बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो यहां इसका क्या हो जाएगा, 23। और पहली बात थी तीनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। हमें पता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है। सेकंड था कि मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है बाकी 2 एलिमेंट के एटॉमिक वेट के अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। तो हमें पता है एग्जैक्ट इक्वल है। तो ये फर्स्ट ट्राइड था इनका। अब दूसरा ट्राइड, दूसरा था क्लोरीन,
ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब आपको पता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127। अब हम इन दोनों का अरिथमेटिक मीन लेते हैं, तो हम क्या करेंगे 35.5 प्लस 127 कर देंगे, डिवाइड में क्या करेंगे 2 करेंगे, करो टोटल इसको। यानी इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो आ जाएगा 81.25। अब इन्होंने देखा कि ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसका एटॉमिक वेट 81.25 हो, तो इन्होंने क्या किया, इसके इर्द गिर्द वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट इसके इर्द गिर्द था उनको लिया जिसकी प्रॉपर्टी भी इनसे मिलती जुलती थी। तो इन्होंने क्या पाया कि ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 80 होता है और इसकी प्रॉपर्टी इनसे मिलती जुलती भी होती है। तो इन्होंने ब्रोमीन को इन दोनों के बीच में रख दिया। ये 2 ट्राइड बना दिए, एक एल्कली मेटल बोलते हैं, एल्कली मेटल का बनाया था इन्होंने, दूसरा ये हेलोजेंस बोलते हैं, ये हेलोजन का ट्राइड बनाया था इन्होंने। अब तीसरा ट्राइड इन्होंने किसका बनाया, तीसरा ट्राइड इन्होंने एल्केलाइन अर्थ मेटल का बनाया, उसमें था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। जो कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है वो होता है 40, स्ट्रोंटियम का होता है 137। इसका हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं, 137 प्लस 40 डिवाइड में 2, 177 आ जाएगा। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो जो इनका अरिथमेटिक मीन होगा वो 88.5 होगा। तो डोबेरेनियर ने पाया कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो 88.5 नहीं है। तो अब इन्होंने क्या देखा, इसके इर्द गिर्द वाला ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट 88.5 के लगभग हो और उसकी प्रॉपर्टी कैल्शियम और बेरियम से मिलती जुलती हो, तो वो क्या था, स्ट्रोंटियम। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रोंटियम को इन दोनों के मिडल में रख दिया और स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक वेट था वो 87.5 था। इस तरह से इन्होंने अपना तीसरा ट्राइड बना दिया। यह बहुत अच्छी कोशिश थी उस टाइम की, हम ये कहेंगे कि पहली अटेम्प्टेशन थी क्लासिफिकेशन की, बट ये ला ज्यादा नहीं चला। ज्यादा न चलने का कारण यह था कि उस टाइम 31 एलिमेंट्स नोन थे। तो डोबेरेनियर उस टाइम ओनली 31 एलिमेंट्स नोन थे। डोबेरेनियर इन 31 एलिमेंट्स को ट्राइड के अंदर फिट नहीं कर पाए, यानी उन्होंने कुछ ही ट्राइड बनाए, सभी जो नॉन एलिमेंट थे उस टाइम उनके वो ट्राइड नहीं बना पाए और इस कारण से ये ला क्या हुआ, फेल हुआ। बट इनकी कोशिश अच्छी थी। अब इन्होंने क्या, अगर ये क्लासिफाई न करते तो क्या होता, हमें लिथियम की प्रॉपर्टी अलग से याद रखनी पड़ती, सोडियम की अलग से याद रखनी पड़ती और पोटेशियम की अलग से याद रखनी पड़ती, यानी हमें इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ती। अब इन्होंने क्लासिफाई कर दिया तो इसका बेनिफिट हमें क्या हुआ कि अगर हमने एक की प्रॉपर्टी मेमोराइज कर ली है बाकी की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो बहुत अच्छी अटेम्प्टेशन थी, बट सभी एलिमेंट को ये ट्राइड के अंदर फिट नहीं कर पाए, इस कारण से ये ला फेल हुआ। अब आपको पता है अगर कोई ला अगर फेल होता है तो जो बाकी साइंटिस्ट है उनको बेस मिल चुका था कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी जो कोशिश है या अपनी रिसर्च है वो शुरू कर दी और इनके बाद में एक न्यूलैंड्स आए और उन्होंने अपना ला दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट कर लेना पॉज करके। हटा रहा हूं मैं इसको। सेकंड लॉ है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव।
ये ला इन्होंने 1865 में दिया। इस टाइम टोटल 56 एलिमेंट्स नॉन थे। डोब्रेनियर के टाइम 31 थे, इनके टाइम में 56 एलिमेंट्स नॉन थे। अब ये न्यूलैंड भाई साहब संगीत प्रेमी थे, म्यूजिक प्रेमी थे। इन्होंने कहा जैसे कि जो म्यूजिकल नोट होती है 7 होती है, एर्थ जो नोट होगी वो फर्स्ट के सेम होगी, उसी तरह जो एर्थ एलिमेंट है, अगर एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज करें तो जो एवरी एर्थ एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट के सिमिलर होगी। देखो कैसे होगी। पहले म्यूजिक की नोट लिखता हूं मैं। जैसे आपको पता है म्यूजिकल नोट क्या होती है, सा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। यानी मैं अगर यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या है, एर्थ। यानी जो एर्थ म्यूजिकल नोट है वो क्या है, सिमिलर है फर्स्ट नोट के। तो उसी तरह इन्होंने क्या कहा कि एवरी एर्थ एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट इफ वी अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। लिख देता हूं यहां पर, इफ elements are arranged in increasing order of atomic weight then every earth element having similar property to the first element ब्रैकेट में लिख देता हूं, लाइक म्यूजिकल नोट। यानी एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट के अरेंज करते हैं, जो एर्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट से मिलती जुलती होगी, जैसे कि म्यूजिकल नोट में होता है। देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे हम मानते हैं फर्स्ट एलिमेंट है आपका लिथियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में नियोन आता है, हमें पता है, बट नियोन की डिस्कवरी उस टाइम नहीं हुई थी। अब नियोन की डिस्कवरी नहीं हुई तो लिथियम के बाद में क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसके बाद में है पोटेशियम और उसके बाद में है कैल्शियम। तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर रखा है। यहाँ पे नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई, इस कारण एल्कली मेटल इनके जस्ट बाद आते हैं हाइड्रोजन के। तो मैं अगर इसको नंबर 1 दे दूँ, यानी मैं लिथियम से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये क्या हो जाएगा, एट्थ हो जाएगा। अब आपको पता है लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, तो मतलब क्या हुआ कि एवरी एर्थ एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट, किसने कही थी, ये न्यूलैंड्स ने कही थी, लाइक म्यूजिकल नोट। तो यानी लिथियम और सोडियम एर्थ है तो सेम हो गई प्रॉपर्टी। उसी तरह अगर मैं काउंटिंग शुरू करूं बेरिलियम से, तो मैं अगर बेरिलियम को फर्स्ट नंबर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। यानी इनकी प्रॉपर्टी भी हमें पता है सिमिलर है, तो एट्थ की एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। इसी तरह अगर मैं बोरॉन से काउंटिंग शुरू करता हूं तो एट्थ नंबर पे एल्यूमिनियम आएगा, उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, यानी इन्होंने काफी एलिमेंट को अरेंज करने में ये सफल रहे, बट ये अरेंज अप टू कैल्शियम तक ही कर पाए। कैल्शियम के आगे वाले एलिमेंट को ये अरेंज
नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमें पता है कैल्शियम के बाद में आता है स्कैंडियम, और स्कैंडियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी मिलती जुलती नहीं होती, और इसी कारण ये क्या हुआ, ला फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या था कि यह सिर्फ जो लाइटर एलिमेंट है उनको अरेंज कर पाए, हैवियर एलिमेंट को ये अरेंज नहीं कर पाए। यानी ये सिर्फ कैल्शियम तक। क्वेश्चन बन सकता है, कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूलैंड ने एलिमेंट को कहां तक अरेंज किया था, तो हम क्या कहेंगे, कैल्शियम तक किया था। ठीक है। एक फेल होने का कारण यह था कि सिर्फ लाइटर एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया, हैवियर को अरेंज नहीं किया। सेकंड फेल होने का कारण यह था कि जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, जैसे नोबल गैस की डिस्कवरी होने के बाद में क्या होगा, फ्लोरीन के बाद में नियोन आ जाएगा, और क्लोरीन के बाद में क्या आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, डिस्कवर लेटर, यानी इनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। तो अब क्या होगा, अब एट्थ एलिमेंट तो क्या हो गया, ये सेवंथ है तो एट्थ तो ये हो जाएगा। यानी इसकी और इसकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स। न्यूलैंड के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, फर्स्ट और एट्थ की एलिमेंट सिमिलर, प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए फर्स्ट और एट्थ की। बट हमें पता है इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, टोटली डिफरेंट है। वो हाईली रिएक्टिव है, और ये इस पीरियड की बात कर रहा हूं, इस पीरियड में ये हाईली रिएक्टिव है, और ये क्या हो गया आपका, लीस्ट रिएक्टिव। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, टोटली डिफरेंट है। तो अब क्या हुआ, एट्थ की प्रॉपर्टी तो मिलती जुलती है नहीं, तो क्या हुआ, नाइन्थ की, एट्थ के बाद में ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, नाइन्थ में। यानी नोबल गैस की डिस्कवरी होने के बाद में अब क्या होगा, एट्थ के बजाय नाइन्थ एलिमेंट की है वो प्रॉपर्टी फर्स्ट से मिलती जुलती है। बट न्यूलैंड ने तो क्या कहा था, एट्थ की होनी चाहिए, तो इस कारण से ये ला क्या हुआ, फेल हुआ। यहां देखो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ऑक्ट का मतलब ही क्या होता है, एट होता है, यानी एट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो रीजन ऑफ फेलियर क्या लिखोगे आप, दो लिखोगे। मैं यहां लिख देता हूं, रीजन ऑफ फेलियर कह दो या लिमिटेशन कह दो या डीमेरिट कह दो। मैं यहां डीमेरिट लिख रहा हूं, फेल हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण। पहली डीमेरिट थी he was able to arrange only, या फिर मैं सीधा लिख देता हूं, या लिख लो, he was able to arrange only lighter element, ब्रैकेट में लिख देता हूं, कहां तक अरेंज किया था उन्होंने, अप टू कैल्शियम, unable to arrange heavier एलिमेंट। जो हैवी एलिमेंट है उनको वो अरेंज नहीं कर पाए अपने ऑक्टेव में। दूसरा रीजन ऑफ फेलियर क्या था, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, आफ्टर द discovery of noble gas, this law failed, is failed। क्या हुआ, नोबल गैस की डिस्कवरी होने के बाद में ये लॉ फेल हो गया, क्योंकि अब एट्थ की बजाय नाइन्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट से सिमिलर थी। अटेम्पटेशन अच्छी थी, बट ये दो डीमेरिट थी जिसके कारण ये लॉ क्या हुआ, फेल हुआ। बट उन्हें उनकी इस अटेम्पटेशन के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने एक प्राइज से सम्मानित किया जिसे डेवी मेडल कहते हैं। पहले ये नोट कर लो, उसके बाद मैं लिखता हूं। मैं स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। चलो मैं इसको उठा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं।
हाँ, इनकी इस कोशिश के लिए इन्हें क्या किया गया, डेवी मेडल दिया गया। कब दिया गया था ये? 1887 के अंदर। किसने दिया था? रॉयल सोसाइटी लंदन ने इन्हें ये मेडल दिया था। काम अच्छा था, कम से कम इन्होंने कुछ एलिमेंट को अरेंज तो किया, ठीक है, बट फेल हुआ। आपको पता है अगर ये लॉ फेल हुआ है तो बाकी साइंटिस्ट भी एफर्ट्स करेंगे। तो इनके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए लोथर मेयर। मैं ये कहूँगा कि उस टाइम एक नहीं 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अच्छा काम किया। एक थे लोथर मेयर और दूसरे थे मेंडलीव। दोनों पैरेलली और इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे थे। यानी जो लोथर मेयर थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे और मेंडलीव था वो रशियन साइंटिस्ट था। दोनों अपनी अपनी कंट्री में अपने रिसर्च यानी पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में लगे हुए थे। एक ही टाइम था, यानी 1869 के अंदर, 1869 के अंदर, ठीक है। तो अब हुआ क्या, इधर लोथर मेयर अरेंज कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल को और इधर मेंडलीव कोशिश कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल बनाने की अपनी अपनी कंट्री में। बट जो मेंडलीव का वर्क है वो थोड़ा सा जल्दी पब्लिश हो गया, यानी लोथर मेयर से थोड़ा पहले पब्लिश हो गया, एक कारण ये। और दूसरा क्या था, जो मेंडलीव का वर्क था वो लोथर मेयर से थोड़ा एडवांस था। तो इस कारण से मेंडलीव को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है एज कंपेयर टू लोथर मेयर इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि क्लासिफाई करने में मेंडलीव को ज़्यादा क्या होती है, थोड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो बात हम पहले करेंगे लोथर मेयर की। तो लोथर मेयर ने क्या अरेंज किया, कैसे अरेंज किया? तो थर्ड मैं पॉइंट लिखता हूं, लोथर मेयर अरेंजमेंट। कब किया था इन्होंने? जर्मन साइंटिस्ट थे, डोवेरेनियर भी जर्मन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने जो अरेंजमेंट की थी 1869 में की थी। उस टाइम क्या थे, 63 एलिमेंट्स नॉन थे। न्यूलैंड्स के टाइम कितने थे? न्यूलैंड के टाइम थे 56। यानी हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 8 7 जा या 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63। इस तरह से करके भी आप इनको याद रख सकते हो। उस टाइम न्यूलैंड के टाइम 56 थे और जब लोथर मेयर और मेंडलीव काम कर रहे थे उस टाइम 63 एलिमेंट्स नॉन थे। अब लोथर मेयर ने क्या किया, एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी को उसके एटॉमिक वेट के साथ कोरिलेट किया। अब फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया या एटॉमिक वॉल्यूम हो गई। तो इन्होंने क्या किया था, एक कर्व बनाया। किस किस के बीच में बनाया इन्होंने कर्व? यहां पर इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम ले ली और यहां इन्होंने एटॉमिक वेट लिया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो लोथर मेयर है उसने कर्व किस किस के बीच में प्लॉट किया था। तो ये आपको याद रखना है कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में लोथर मेयर ने कर्व प्लॉट किया था। क्या था उनके कर्व की खासियत, क्या थी? इस तरह का कर्व इन्होंने कुछ बनाया था। कर्व जो एक्चुअल कर्व था वो कॉम्प्लिकेटेड था, मैं इसको थोड़ा सिंपल करके बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो इनकी खासियत यह थी, वो कहते हैं अगर मैं एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व बनाता हूं तो वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी वो कर्व के अंदर सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। यानी मैं यहां लिख देता हूं, if we plotted curve between atomic weight and atomic volume, then
एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर या सेम पोजीशन ऑन दी करो। इन्होंने कहा कि अगर मैं एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में कर्व बनाता हूं तो वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो कर्व में क्या करेंगे, सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे एल्कली मेटल होती है, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ये इन्होंने क्या किया, कर्व में पीक पोजीशन ऑक्यूपाई की, यानी इनकी प्रॉपर्टी सेम है तो कर्व में सेम पोजीशन में आ रहे हैं, पीक पोजीशन में आ रहे हैं सभी। जो एल्केलाइन अर्थ मेटल थी उन्होंने कहा ऑक्यूपाई की पोजीशन डिसेंडिंग ऑर्डर में कर्व में। जैसे यहाँ पे लिथियम के बाद में बेरिलियम आ जाएगा, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम आ जाएगा, पोटेशियम के बाद में कैल्शियम आ जाएगा और रुबिडियम के बाद में स्ट्रोंटियम आ जाएगा। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल ने डिसेंडिंग ऑर्डर में की। जो हेलोजेंस हैं उन्होंने कहां पोजीशन ऑक्यूपाई की, असेंडिंग ऑर्डर में ऑक्यूपाई की। और जो आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट है उन्होंने कहां पोजीशन ऑक्यूपाई की, उन्होंने बॉटम पोजीशन ऑक्यूपाई की। यहां पर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट आए। कैल्शियम के बाद आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू होती है, तो बॉटम पोजीशन पे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट आए। तो यानी उन्होंने क्या कहा था, कर्व में जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। तो हमने देखा कि एल्कली मेटल है वो पीक पोजीशन पे है, एल्केलाइन अर्थ मेटल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और हेलोजेंस है उन्होंने कहा कि पोजीशन ऑक्यूपाई असेंडिंग ऑर्डर में की। और आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उन्होंने बॉटम में पोजीशन ऑक्यूपाई की। कई बार इनकी पोजीशन पूछ लेता है कि लोथरमैन ने कहां अरेंज किया था, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। तो मैं एक साइड में लिख देता हूं बॉक्स बनाकर। क्या लिखोगे, एट पीक या टॉप पोजीशन पे करो कि कौन आए थे, एल्कली मेटल आई थी। डिसेंडिंग पोर्शन में एल्केलाइन अर्थ मेटल, असेंडिंग पोर्शन में हेलोजेंस आए थे, और आपको पता है बॉटम में कौन आया था, ट्रांजिशन एलिमेंट। टी फॉर ट्रांजिशन, ई फॉर एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट है भी ये, और ये ए फॉर एल्केलाइन, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल है जिन्होंने डिसेंडिंग पोर्शन लिया था। तो ये आपको पोजीशन इनकी याद रखनी है। अब देखो कि ये इन्होंने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की थी। अगर मैं आज भी ये रूल फिट बैठता है, अगर यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम और यहाँ पर एटॉमिक नंबर लेते हैं, आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपको पता है एटॉमिक नंबर के बेस पर है, और जो पीछे की क्लासिफिकेशन की गई थी वो सारी एटॉमिक वेट के बेस पे की थी। जैसे हमने पहले डोबरेनियर पढ़ा था, उसमें भी एटॉमिक वेट के बेस पे किया था, अरिथमेटिक मीन लिया था। उसके बाद में न्यूलैंड पढ़ा था, तो उसमें भी एटॉमिक वेट के बेस पे क्लासीफाई किया था। और ये लोथरमेयर है, इसमें भी क्या किया है, एटॉमिक वेट लिया है। तो ये सारी एटॉमिक वेट के बेस पे है। तो अगर मैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पे एटॉमिक नंबर आता है, अगर मैं यहाँ एटॉमिक नंबर ले लूँ, यहाँ एटॉमिक वॉल्यूम ले लूँ, तो जो उन्होंने अरेंज किए थे उस टाइम, उसमें से मोस्टली कर्व में सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम की, क्योंकि हमें पता है उस टाइम इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट भी सोफिस्टिकेटेड नहीं हुआ करते थे, फिर भी बहुत बड़ी इन्होंने ये मतलब क्लासीफाई करने का अटेम्प्ट इन्होंने किया था। दूसरा, बाद में इन्होंने क्या किया, इनको जो एलिमेंट थे इनको टेबुलर फॉर्म में भी अरेंज कर दिया था। बट ये लॉ भी ज़्यादा नहीं चला, ये लॉ फेल हो गया। और फेल होने का कारण क्या था कि हमें पता है कि इतने, जैसे उस टाइम 63 एलिमेंट नॉन थे, तो सभी को वो पोजीशंस मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे क्या होता है
कि जब कर्व शुरू होता है तो जैसे यहाँ पर हीलियम आता है और यहाँ पर लिथियम आता है, तो ये हीलियम ऊपर कैसे आ गया? आना तो लिथियम चाहिए था, क्योंकि एल्कली मेटल ने पीक पोजीशन ली थी, बट आया क्या? हीलियम। तो ये क्यों इसकी पोजीशन है ये स्पेसिफाई नहीं कर पाए, क्यों ये क्यों आया? दूसरा कारण फेल होने का ये था कि उस टाइम जो मतलब 63 एलिमेंट नोन थे। आपको पता है कि अब 63 एलिमेंट की कर्व में एग्जैक्ट पोजीशन याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो बेरिलियम के बाद में जैसे मैं कहूंगा यहाँ बोरोन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, कितना डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पर है, तो ये सारा कुछ हम किसकी पोजीशन कहाँ होगी, यानी 63 एलिमेंट की पोजीशन हम कर्व में याद नहीं रख सकते। उस टाइम तो 63 थी, आज के टाइम में तो 118 है। आपको पता है कि कर्व में क्या 118 की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी या पोजीशन याद रखना क्या आसान होगा? नहीं होगा। तो इस कारण ये लॉ भी क्या हुआ? फेल हुआ। दो कारण थे, एक तो क्या होता है कि कुछ एलिमेंट की ये पोजीशन है वो स्पेसिफाई नहीं कर पाए, दूसरा कारण क्या था कि इतने एलिमेंट को कर्व में याद रखना क्या होगा? आसान नहीं होगा। अटेम्पटेशन बहुत अच्छी थी उस टाइम की। तो हमने 3 लॉ कर लिए हैं, डोबेरेनियर, न्यूलैंड एंड लोथरमेयर अरेंजमेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मैनल्यूस पीरियोडिक लॉ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन है, उसको प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।